नमस्कार, साइंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय को लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन को लेके, और इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, और एकजुट जम्मू के चेयरमैन भी हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा साहब, आप हमें बताएं कि जैसे अभी सरगर्मियाँ तेज़ हैं डीलिमिटेशन को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डिलिमिटेशन को लेके नहीं, मुझे लगता है कि फिर एक रीऑर्गेनाइजेशन को लेके सरगर्मियाँ तेज़ हैं। और जैसा कि एकजुट जम्मू ने ये कहा, केंद्र सरकार को ये कॉशन किया कि आप डिलिमिटेशन अब समय भूल जाइए और आप इस पे फोकस करिए कि किस तरीके से जम्मू को फिर रीऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। इसमें जम्मू को एक सेपरेट स्टेट और कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करने की मांग एकजुट जम्मू ने उठाई है। ये जम्मू संभाग के लोगों की पुरानी मांग है, ताकि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल लिबरेशन हो सके, ताकि जम्मू के लोग अपने भविष्य का फैसला स्वयं करने में सक्षम हो सके। तो डिलिमिटेशन तो वैसे भी 2011 के सेंसस के आधार पे की गई एक प्रक्रिया है शुरू, और 2011 का सेंसस जो है वो एक फ्रॉड और फज्ड सेंसस है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन के प्रोसेस को एंड किया जाना चाहिए और रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि अगस्त और सितंबर के बीच में इसकी प्रक्रिया ख़त्म होने जा रही है, तो क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगस्त सितंबर के बीच में प्रक्रिया खत्म होने जा रही है डिलिमिटेशन की। हाँ, ये ज़रूर है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर्स को चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ बाउंड अप, इसको वाइंड अप किया जाए, ये अपना काम करती रहेगी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन तो बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से इसे 2011 के फ्रॉड सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करनी थी। जम्मू कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि डेमोक्रेसी की अगर आप आधारशिला रख रहे हैं पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन, तो वो फॉल्सहुड पे रखी जाए। इसीलिए डिलिमिटेशन का हमने उस समय भी पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अब नई डेवलपमेंट्स जिस तरीके से हो रही हैं, हमें ये लगता है कि सरकार को एक एडवाइस किया गया है कि सिचुएशन ठीक नहीं है और जम्मू कश्मीर में केंद्र की जो नीति है, पॉलिसी है, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को उसी एडवाइस पे फोकस करके जम्मू कश्मीर को पुनः रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। डिलिमिटेशन का प्रोसेस तो फिर जब जम्मू नई स्टेट बन जाएगी तो उसके बाद 2001 पे करवाएं, 11 पे करवाएं, 21 पे करवाएं, कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जम्मू संभाग की पॉपुलेशन के आधार पर तब डिलिमिटेशन होगी। मुझे लगता है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाए जाने की दिशा में सरकार को कदम उठाने चाहिए। अंकुर जी, ये बताएं कि जैसे कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं हमारी, वो भी पिछले दिनों देखा होगा मीटिंग में पूरी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस नज़र से देखते हैं? कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ का तो कम्युनल हेजमोनिक एजेंडा है, वो तो 370 और 35A को पुनः वापस लाने के लिए कार्य कर रही है। एक ऐसा आर्टिकल संविधान का जो ये कहता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग झंडा होगा। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा। स्टेट विद इन स्टेट, एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट जिसका आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म। चूंकि मुसलमान मेजॉरिटी है, इसीलिए संविधान नहीं लागू होना या स्पेशल स्टेटस की बात। तो मुझे लगता है कि अगर वही डिमांड ये फिर कर रहे हैं, तो ये एक सेक्युलर भारत के लिए, सेक्युलर देश के लिए ठीक नहीं होगा। नेशनल इंटरेस्ट भी इसमें हैम्पर होगा, और मुझे लगता है कि सरकार उनके व्यूज़ को आई डोंट थिंक कि हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अंकुर जी, क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है फिर से यहाँ पे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली की तरफ रुख कर रही हैं? देखिए, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सरकार जम्मू कश्मीर में परिस्थितियों को समझे, कश्मीरी प्रिज्म से नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसीज, जम्मू के लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पे अगर उस दृष्टिकोण से देखे, तो सरकार के पास कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करने के अलावा और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि लद्दाख और जम्मू को स्टेट दी जा रही है और कश्मीर को यूटी में तब्दील किया जा रहा है। देखिए, सुनने में 6-7-8 फार्मूलाज आ रहे हैं जी। अब उसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा, उस समय आने पे ही पता चलेगा। क्योंकि जब भी इस तरीके के फैसलों को अंजाम दिया जाता है, सो इट इज़ ऑलवेज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। ये बहुत एक सीक्रेट तरीके से किया जाता है और इसी तरीके से भ्रम भी फैलाया जाता है समाज में। 370 ख़त्म होने से पहले भी इसी तरीके की चर्चा होती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, सरकार कुछ करने के लिए जा रही है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को तब तक भनक नहीं पड़ी जब तक पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने ये उद्घोषणा नहीं की कि हम 370 को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर फारूक साहब का बयान था कि उनको कोई
इतराज़ नहीं है परिसीमन से, तो क्या किस नज़र से देखेंगे देखिए, आप? जब दो ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करो और जम्मू को स्टेट बनाओ, या फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करो, तो उन्होंने तो वहीं पे कूदना था। हालांकि शुरू में उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, जी और उसका आधार बनाया था कि 370 और 35A को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और उनकी जंग जो है वो 370 और 35A को वापस लाने की है। और 370 35A जिस कानून से ख़त्म किया गया, या जिसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया पार्लियामेंट में, उस प्रक्रिया के बाद डिलिमिटेशन तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही हो रही है। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो इसी आधार पे उन्होंने कहा था कि जिस कानून को मैंने चुनौती दी है, उस कानून के तहत होने वाली किसी भी एक्सरसाइज में मैं पार्टिसिपेट कैसे करूँ। तो अभी देखिए, ये दोगले लोग हैं, ये अपने लोगों के साथ भी खड़े नहीं रहते हैं, और ये टोटली एक्सपोज हो चुके हैं जिस तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने की अपनी मंशा दिखाई है। दैट इज़ वन पार्ट। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि फिर जम्मू को स्टेट बनाने का प्रोसेस जो है वो सीरियसली आगे परस्यू हो रहा है, और इन लोगों को इस चीज़ का पता है, तो इसीलिए अब अपने नए नए रंग दिखाने का काम ये कर रहे हैं। अंकुर जी, आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है आपने, एकजुट जम्मू, तो आप किस नज़र से आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, हमारा स्टैंड तो उस दिन में हमने क्लियर किया था जिस दिन आपने हमें कवर किया था पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेरेशन के दिन जी। और आप भी अगर आज पन्ने उठा के देखें न्यूज़पेपर के समय के, तो हेडलाइन ही यही बनाई थी कि जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग को लेके अ पार्टी हैज़ बिन फ्लोटेड, एकजुट जम्मू। तो हमारी वही डिमांड है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के दिमाग में क्या कारण है कि जम्मू सेपरेट स्टेट बननी चाहिए, और क्या कारण है कि कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड किया जाना चाहिए, बातें समय समय पर हमने पहुंचाई हैं, प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से। मुझे लगता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत जल्दी ही सफलता पाने की कगार पे हैं, और इसी चीज़ को आगे इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेना ही हमारी कोशिश रहेगी। केंद्र सरकार अगर किसी भ्रम में है या किसी इन्फ्लुएंस में आके इस फैसले को पोस्टपोन करने की कोशिश करती है, तो हमारा प्रेशर पुनः बहुत तीव्र गति से सरकार पे बनेगा। क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द इलेक्शन आएंगे हमारे जम्मू कश्मीर में? देखिए, सब अटकलें हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस भी करवाए जाएं, और इसीलिए डिलिमिटेशन के प्रोसेस को भी तेज़ किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी डिसाइसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि अगर केंद्र सरकार को और वहाँ पे बने हुए मंत्रियों को अगर अपनी साख बचानी है, अपनी इमेज बचानी है, देश के लिए कुछ करना है, तो उनको जम्मू कश्मीर में पुनः रीऑर्गेनाइजेशन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो जम्मू कश्मीर में पुनः रीऑर्गेनाइजेशन करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर वो चाहते हैं कि देश में टेररिज्म को कंटेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो जम्मू को रीऑर्गेनाइज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अंकुर जी, ये तो आई डिलिमिटेशन की बात, तो बहुत सारे मसले हैं हमारे जम्मू में, जैसे आजकल जो लेटेस्ट मसला चल रहा है पानी का, बिजली का, और स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में है हमारी प्रशासन। तो किस नज़र से देखेंगे आप? क्या एक बिजली पानी नहीं दे सकते, तो आगे क्या करेंगे? नहीं, देखिए ना, ये तो फिर कश्मीर सेंटर्ड जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप था, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने रिसोर्सेज ही नहीं क्रिएट होने दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट होने दिया, उसके तो सिम्टम्स आपको दिखेंगे। लेकिन हमें अफसोस तब हुआ जब 2015 के बाद यहाँ के लोगों ने कंसोलिडेटेड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दिया, 25 सीट्स एक पार्टी को दी, उसके बाद भी उसे वो रिवर्स नहीं कर पाए। हालांकि वो बहाना ये बनाते हैं कि भाई हम तो नालायक लोग हैं, हम तो पहली बार सरकार में आए, हमने तो फाइल खोल के देखा कि काम होता कैसे है। हालांकि ऐसे लोगों को जिन्हें सरकार में जाने के बाद ये आर्गुमेंट मिले कि फाइल खोल के अभी हमें पता चल रहा है कि कैसे क्या होता है, ऐसे लोगों को तो या तो हलवाई का काम देना चाहिए या उनसे कोई सफाई का काम करवाना चाहिए। राजनीति में तो ऐसे लोगों की कोई जगह होनी नहीं चाहिए जिन्हें ये नहीं पता हो कि 370 सरकार से बाहर रहते हुए उसे कैसे हटाया जा सकता है या चीज़ों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। हाँ, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि कश्मीर के लोगों ने तो हमें काम ही नहीं करने दिया, तो यानी पावरलेस भी थे, निकम्मे भी थे, तो जिसके कारण ये परिस्थिति अभी बनी है। तो इसकी पूरी जिम्मेवारी पिछली भाजपा की सरकार पे है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, पानी की, बिजली की जो दिक्कतें हैं, उनके पास 4-5 वर्ष का समय था, 3-4 साल उनकी सरकार चली, उसके बाद गवर्नर उन्हीं की पार्टी का आया, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं की पार्टी का है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेके यहाँ तो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन का जो तंत्र है वो अभी तक चल रहा है। क्या आप समझते हैं कि इनको होमवर्क करना चाहिए? जैसे मान लो गर्मी आने वाली है, उनको पहले ही वर्क करना चाहिए कि भाई लोगों को कैसे हमने खुश रखना है। नहीं, देखिए, एब्सोल्युटली, देखिए, आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कश्मीर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में, जम्मू की लीडरशिप तो किसी खाते में नहीं आती थी जो भी थी,
इसलिए मैं कश्मीर को रेफ़र कर रहा हूँ। इनको तो आप भूल जाइए, तो थे ही नहीं लीडर। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किस तरीके से सैंक्शन प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो पाए, ट्रांसमिशन लाइन्स थी किस तरीके से ना बिछ पाए। मैं इंटरनली बहुत कुछ इस विषय में जानता हूँ, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि एक कंसर्टेड एफर्ट था। यहाँ पे जम्मू के लिए आने वाले बड़े बड़े ट्रांसफार्मर अगर सादी भाषा में समझाऊँ तो मान लो कश्मीर भेज दिए गए या आने ही नहीं दिए गए, या कैपेसिटी ऑगमेंटेशन नहीं होने दी। जो हमारे ये पावर स्टेशंस हैं नए नहीं बनने दिए। कोई प्रोजेक्ट था अगर कि भाई आपको बाहर से ये इतनी केवी की मंगवानी है, वो नहीं होने दिया। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सरकार को समय रहते करना चाहिए था। मेरे ख्याल में अब तो गवर्नर रूल चलते हुए काफ़ी समय हो गया है, तीसरा वर्ष भी पूरा होने वाला मुझे लगता है। जी। तो अब अंकुर जी, आप भी अक्सर आवाज़ उठाते हैं जम्मू के लिए, तो आप आने वाले दिनों में क्या बड़ा करने वाले हैं हमारे लोगों के लिए? नहीं, अभी तो हमारा यही फोकस है कि जम्मू कश्मीर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन, और उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारा अंतर्गत ऑब्जेक्टिव भी था। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाने के लिए, और फिर दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, डेवलपमेंट की हो, जी वो भी साथ साथ में चलती रहेंगी। साथ साथ में उठाते भी रहते हैं, आपने बहुत बार कवर भी किया है। जी। जितने भी इंस्टांसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हुए, तो उनको सबसे पहले एक्सपोज करने का काम हमने किया। मोस्ट रिसेंट अगर मैं बात करूँ तो DRDO जम्मू और DRDO श्रीनगर में जो भर्ती का प्रोसेस था, उसमें जो बहुत ही एक कंस्पिरेटोरियल जो एक रोल था कुछ लोगों का, उसे एक्सपोज किया, उसे ठीक करवाया। ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे सिम्टम्स हैं एक बिगर इशू के, जिसका अल्टीमेट रेजोल्यूशन सेपरेट जम्मू स्टेट ही है। अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे? जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना महामारी है, लोगों में दहशत का माहौल है, अभी थोड़ा कम हो गए हैं केसेस, तो क्या एक मैसेज देंगे आप? नहीं, देखिए, कोरोना को लेके तो यही कहा गया कि वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। जी तो मास्क और सैनिटाइजर्स तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं बीच के, लेकिन लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी किन्हीं किन्हीं कारणों से, उसे छोड़ो। हर एक वर्ग के व्यक्ति को ये चाहिए कि वो जिम्मेवारी ले और अपने अपनी फैमिली की, अपने आसपास के लोगों की वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें। मुझे लगता है कि इस मेहनत से हम पार पा जाएंगे। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि सरकार उन कम्युनिटीज़ ऑफ द सोसाइटी जो हार्ड हिट हुई हैं इस कोरोना वायरस से, खासकर बिजनेस कम्युनिटी, छोटे छोटे दुकानदार, हमारे रिक्शा पुलर्स, ऑटो वाले, मेटाडोर वाले, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोग, पिट्ठू वाले, या टूरिज्म सेक्टर से संबंधित लोग, जिस व्यक्ति को भी जिस श्रेणी में भी नुकसान हो, उनके लिए कुछ ना कुछ पैकेज लेके आए सरकार, उनको किसी न किसी तरीके से सहायता प्रदान करे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में छूट दे के फिस्कल स्टिमुलस जैसे कई सारे पैकेजेस ले आ। मुझे लगता है कि इस वर्ग के लिए भी, जो मध्यम दर्ज, जो गरीब तबके का जो है, जो रेडी फड़ी वाला है, जो दिन प्रतिदिन जो भी दिहाड़ी लगा के काम करता है, उसके बाद उसकी रोजी रोटी घर चलता है, उनके लिए समथिंग द गवर्नमेंट शुड प्लान। धन्यवाद अंकुर जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि जम्मू स्पीक्स में आज हमने बात की, मेरे साथ है एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। उनका यही मानना था कि डीलिमिटेशन की जो बात कर रहे हैं ये एक भ्रम है, जैसे अभी तो कोई फाइनल हुआ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि जैसे इन्होंने बात की कि कोविड-19 को लेकर भी, कि जो गरीब लोग हैं उनकी भी हेल्प की जाए। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।